एक ऐसा माफिया जिसके नाम से पूरा देश कांपता था, जिसके पास पावर इतनी थी कि पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, इवन पुलिस भी उसके सामने झुक जाती थी। और फिर बिना किसी बड़े वॉर के, बिना इनकाउंटर के, वो माफिया अचानक से गायब हो गया। कैसे? कोई आर्मी नहीं, कोई रिवॉल्यूशंस नहीं, बस एक नई जनरेशन के हाथ में स्मार्टफोन आया और गेम खत्म। ये स्टोरी है जापान के सबसे डेंजरस क्राइम सिंडिकेट याकुजा की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1881 से, जब कोकपोर्ट के एक गरीब मछुआरे के घर एक लड़का जन्म लेता है, यामागुची हारुकिची। नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल लाइफ, लेकिन परिस्थितियों ने उसे एक अलग रास्ता दिखा दिया। 1915 में सिर्फ 50 लोगों के साथ उसने एक गैंग स्टार्ट की। ये कोई नॉर्मल गैंग नहीं था। इसमें एंट्री लेने के लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती थी, और वो भी अपनी छोटी उंगली काटकर। फुल बॉडी टैटूज, स्ट्रिक्ट रूल्स और एक ही प्रिंसिपल्स, लॉयल्टी अबव एवरीथिंग। अगले कुछ सालों में ये छोटा सा ग्रुप बढ़ते बढ़ते पूरे जापान का सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट बन गया। यामागुची गुमी, 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स, हजारों गैंग्स, प्रोस्टिट्यूशन से लेकर ड्रग स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक, कोई इलीगल काम ऐसा नहीं था जो ये ना करते हों। और सबसे शॉकिंग बात ये कि पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। 1950 तक सिचुएशन ये हो चुकी थी कि जापान के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज सब इनडायरेक्टली इनके कंट्रोल में थे। इनके पास इतनी पावर थी कि बिना इनकी मर्जी के कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता था। और इत्तेफाक की बात, एक सर्वे में 10 लोगों से ज्यादा लोगों ने कहा कि याकुजा होना जरूरी है, जैसे एक नेसेसरी इविल। アンダーグラウンドな世界にいるのかなっていう感じではあります。でもなくなっちゃったら、昔からあるんだろうし、釣り合い方も出てればいいんじゃないですか。偉いんだみたいな感じで歩いてたんですけど、まあ全然怖いと思ってます。 मूवीज में इन्हें हीरो की तरह दिखाया जाता है, पुलिस तक इनकी तारीफ करती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जापान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रोकने के लिए CIA ने याकुजा का यूज करना स्टार्ट किया। याकुजा गैंग के मेंबर्स को हायर करके उनसे मर्डर्स, किडनैपिंग, अटैक्स सब कुछ करवाए गए और नाम कम्युनिस्ट पार्टीज पर डाला गया। धीरे धीरे याकुजा का इन्फ्लुएंस और डर दोनों और ज्यादा बढ़ता गया। इस पावर के साथ याकुजा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक कैप्चर कर ली। सेलिब्रिटीज को मैनेज करना, मूवीज प्रोड्यूस करना, म्यूजिक इंडस्ट्री में घुसना। उन्होंने अपना ब्लैक मनी वाइड करने के चक्कर में हर जगह इन्वेस्टमेंट किया। फिर एक इंसिडेंट हुआ और पब्लिक ने उसे हीरो बना दिया। जब उन्होंने एक फॉरेन गैंग को खत्म करके पुलिस की हेल्प की, बस वहीं से लोगों के दिमाग में इमेज बन गई, याकुजा देश का रक्षक है। 1960 तक जापान के 47 डिस्ट्रिक्ट में से 36 पर इनका कंट्रोल था। थाउजेंड ऑफ कंपनीज, बिलियंस का रिवेन्यू, एक पैरेलल सिस्टम चल रहा था। और फिर 1980 में सब बदलने लगा। इंटरनल गैंग्स वॉर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्रग्स का बढ़ता यूज, लोग परेशान होने लगे। जो लोग उसे कभी हीरो मानते थे अब उससे नफरत करने लगे। 1992 में जापान गवर्नमेंट ने एंटी याकुजा लॉ पास किया। ऑफिसेज बंद, प्रॉपर्टीज सीज, लीडर्स जेल में। पब्लिक ने भी बॉयकॉट शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा झटका आया 2011 के बाद, जब याकुजा मेंबर्स ही बनना पनिशमेंट हो गया। बैंक अकाउंट नहीं, क्रेडिट कार्ड्स नहीं, रेंट पर घर नहीं, यहाँ तक कि मोबाइल कनेक्शंस भी नहीं मिल रहा था। मतलब सोसाइटी से पूरा कट ऑफ। यहाँ तक तो समझ आता है। लॉज आए, क्रैक डाउन हुआ, माफिया गिरा, लेकिन असली किलर ये नहीं था। असली रीजन था एक जनरेशनल शिफ्ट। आज के यंग लोग, मतलब जेन ज़ी, उनके लिए फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है।
आइडेंटिटी ऑनलाइन है, अपॉर्चुनिटीज डिजिटल है। याकुजा जैसे सिस्टम्स जहां इंडिविजुअलिटी दबती थी, वहां उन्हें सिर्फ सफोकेशन फील होता है। रिजल्ट, कोई नया बंदा ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। आज याकुजा मेंबर्स की एज लगभग 50 प्लस हो चुकी है, लेकिन जब किसी सिस्टम में नए लोग आना बंद कर दें तो वो सिस्टम खुद ब खुद मर जाता है। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्राइम यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बस इवॉल्व हो गया। आज जापान की नई गैंग्स स्कूल और कॉलेज के बच्चों को टारगेट करती है और उन्हें जॉब के नाम पर रिक्रूट किया जाता है और उनसे रॉबरी करवाई जाती है। इन्हें यामी बेटो जॉब्स कहा जाता है। मतलब अब क्राइम भी डिजिटल हो चुका है। तो सच क्या है? याकुजा किसी फाइट में हार गए, उन्हें किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया? नहीं, बल्कि वो इररेलेवेंट हो गए। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ डिजिटल हो गया, वहां पुराने रूल्स, ओल्ड स्कूल माफियाज के लिए जगह ही नहीं बची। ये सिर्फ एक जापान की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस सिस्टम की कहानी है जो चेंज के साथ अडॉप्ट नहीं करता। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल ना तो पैसा है और ना गन, बस रेलिवेंस है। और जिस दिन वो चली गई, समझ लो गेम ओवर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा? जैसा भी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।